मशीनों के बीच काम करते हुए मशीन और कर्मचारियों का कुशल प्रबंधन भी सीख लिया और अपने व्यापक परिवार के प्रबंधन से परिवार में खुशियों का संचार हुआ। परिवार कठोर अनुशासन में पलता यथार्थ की जमीन पर चले, ये आवश्यक था। संबंधों की प्रगाढ़ता तभी संभव है जब आपस में गलतफहमियां न हो। इन सब के बीच कुमार बिहारी पांडे के कदम कभी गांव की ओर बढ़ते तो कभी माया नगरी मुंबई की ओर लौट आते। अपने गांव के प्रति गहरा लगाव था तो मुंबई में ही एक बड़ी जमीन खरीद ली और गांव का आनंद यहीं आ गया। आगे सुनिए अंक 14। अब मेरे पास समय था कि अपनी पत्नी के बारे में सोचूं। मैंने जब अपने विगत काल पर दृष्टि डाली तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जीवन की आपाधापी और काम ही काम के धुन में मैं पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाया, उन्हें कहीं घुमा फिरा नहीं पाया। असल में उसी की त्याग तपस्या से मैं सफल हुआ हूं। मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसने अपने सारे सुख दुख त्याग दिए। हर समय सिर्फ मेरी कल्पना को साकार करने में जुटी हुई थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहा था लगभग वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब तुम बताओ कि अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी मिले। वो विनम्र भाव से कहने लगी, मैं आपसे अलग हूं क्या? जहां आप हो वहीं मैं हूं। आप खूब बड़े आदमी बनो, इसी में मुझे खुशी है। मैंने सुना है कि जो लोग विदेश हो आते हैं वो बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं। अगर आप मुझे हार्दिक आनंद देना ही चाहते हो तो आप भी एक बार विदेश घूम आओ। उसकी भोली भाली बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। अपने हार्दिक आनंद के लिए भी उसने मेरा बड़प्पन ही मांगा। उसके इस निस्वार्थ प्रेम ने ही मुझे आज इस मकाम पर पहुंचाया है। मैंने उसकी इस मांग को पूरा कर डालने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों सन 1982 में हनोवर जर्मनी में एक इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर लगा हुआ था। मैंने उसमें जाने का निश्चय किया। इससे मेरी पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाती और मुझे अपने बिजनेस के बारे में काफी नई जानकारी भी हासिल हो सकती थी। मैंने हनोवर जाने की व्यवस्था की और इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर देखने पहुंच गया। उस फेयर को देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां पहुंचने के बाद पता लगा कि आज भी अपना देश पश्चिमी देशों के मुकाबले 50 नहीं तो कम से कम 30 वर्ष तो अवश्य ही पीछे है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सिर्फ चंद लोग संभाल रहे हैं, 100% क्षमता का परिचय दे रहे हैं। इसीलिए वहां हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करने की प्रथा है। वहां लोग 7 दिनों का काम 5 दिन में ही समाप्त कर देते हैं। इतनी कड़ी मेहनत, काम के प्रति संपूर्ण समर्पण और क्षमता से भी अधिक उत्पादन देने की लगन देखकर बहुत अच्छा लगा। काश हमारे देश में भी लोग इस भावना से काम करते तो हमारा देश कहां का कहां पहुंच जाता। मैं अपने देशवासियों से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उन्हें विदेश यात्रा का सौभाग्य मिले तो इन गुणों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। काम के प्रति निष्ठा, लगन, उत्साह और 100% क्षमता के उपयोग से ही व्यक्ति और राष्ट्र दोनों संपन्न हो सकते हैं। जब मैं हनोवर पहुंच ही गया था तो मैंने लगे हाथ ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड आदि भी घूम लेने की योजना बना डाली। इन सारे देशों को अच्छी तरह से घूम लेने के बाद ही मैं भारत वापस लौटा। जब मैंने अपनी इस पूरी यात्रा का वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया तो उसके चेहरे पर उभरने वाली अद्वितीय चमक देखकर मुझे लगा कि उसे सचमुच हार्दिक आनंद प्राप्त हो रहा है। एकाएक मेरे मन में यह विचार आया कि जब ये मुझे विदेश भेजकर इतनी आनंदित हो रही है तो अगर ये स्वयं विदेश यात्रा करें तो कितना आनंद प्राप्त होगा। मैंने अपनी पत्नी को भी विदेश की सैर करवाने का निश्चय किया। मैंने योजना बनाई और अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका तथा इंग्लैंड की यात्रा पर निकल पड़ा। सन 1985 में मैं जब अमेरिका पहुंचा तो मुझे अपने गुरु इलियट साहब की बहुत याद आई। मैंने उनसे फोन पर संपर्क भी किया, पर दुर्भाग्य ऐसा रहा कि भेंट नहीं हो पाई। इलियट साहब से अपने अमेरिका प्रवास के दौरान न मिल पाने का
मेरे मन में आज भी बहुत दुख है। खैर, मां नारायणी की जो इच्छा, मैं पत्नी को अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा करवाने के बाद भारत लौटा। वो इतनी प्रसन्न थी कि वर्णन करना संभव नहीं। ये देखकर मन में बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं उसे कुछ ही दिनों के लिए सही थोड़ा सा आनंद तो दे पाया। मुझे लगा क्यों न उसे पूर्वी देशों का भी भ्रमण करवा दिया जाए, वो थोड़ा और आनंदित हो लेंगी। उसने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था। मेरी सुविधा, मेरी तरक्की, मेरा मान सम्मान, यही उसके लिए सब कुछ था। आज उसने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया है। मैं अपनी पत्नी को लेकर सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। 15-20 दिन में अच्छी तरह इन देशों का भ्रमण करने के बाद मैं वापस भारत लौट आया। मेरी पत्नी ने अपना पूरा जीवन परिवार के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मैं अपने बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका था। वो तो मेरी पत्नी का पराक्रम था कि उसने मेरी इस कमी का मेरे बच्चों को कभी भी एहसास नहीं होने दिया था। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि मेरे किस बच्चे का कब कहाँ एडमिशन हुआ। ये सारा का सारा भार मेरी पत्नी अपने ही कंधे पर उठाए हुए थी। एक तरह से वो माँ के साथ साथ कुछ अंशों में पिता का रोल भी अदा कर रही थी। मैं अपनी पत्नी का सचमुच ही बहुत अनुग्रहित हूँ। बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में उसने इतनी सूझबूझ का परिचय दिया कि आज मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। अब मेरे पास थोड़ा समय था। मैंने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मेरी बड़ी बेटी सुनीता अब धीरे धीरे विवाह योग्य आयु की ओर बढ़ रही थी। मुझे उसके लिए योग्य वर और घर की चिंता होने लगी। मैं उसकी शादी एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में ही करना चाहता था। मैंने अपने चारों तरफ टटोलना शुरू किया। मेरे 9 वर्ष की आयु में गांव छोड़ देने के बाद यहां तक पहुंचने का एक लंबा सफर रहा है। इस बीच देश में, समाज में कितने ही बदलाव आ चुके थे। कृषि प्रधान गांवों में बसने वाला भारत अब गांवों से निकल कर शहरों की तरफ भाग रहा था। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान जैसी कहावतें पुरानी पड़ गई थीं। वो राजा महाराजा, जमींदार जो सैकड़ों हजारों लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध करवाते थे, आज वो अपनी रियासतें और जमीन छिन जाने के बाद अपनी व्यवस्था बड़ी मुश्किल से चला पा रहे थे। इसी बीच एन केन प्रकारेण धन प्राप्त करके संपन्न हुआ एक नव धनाढ्य वर्ग उत्पन्न हो चुका है। चाकरी अब निषिद्ध रह गई है। ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं। जनता द्वारा चुन चुन कर भेजे हुए जनता के प्रतिनिधि और मिनिस्टरों तक को यही ब्यूरोक्रेट्स अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मन ही मन सोचता, पहले अपने गांवों की पद्धति कितनी आसान थी। अपने ही नाते रिश्तेदारों में से मन चाहे वर का पता लग जाया करता था। ज्यादा से ज्यादा जवार या आसपास के गांव में रिश्ता तय हो जाता था। घर के दरवाजे पर बंधे बैल गायों से संपन्नता का पता चल जाता। कितने हल की खेती है ये आस पड़ोस के लोग ही बता दिया करते, और उससे भी संतोष नहीं होता तो घर के नावदान में भरे पानी को देखकर घर की संपन्नता का अंदाजा लग जाता था। आज घर के नावदान में भरे पानी को देखकर संपन्नता का अंदाजा लगाना हास्य का विषय कहा जाएगा, परंतु पुराने लोगों के अपने तर्क थे। उनके अनुसार घर में खूब भोजन बनेगा, खूब बर्तन धोए जाएंगे, खूब कपड़े साफ किए जाएंगे, तभी तो खूब पानी बहेगा, अर्थात घर संपन्न है और रिश्ता पक्का हो जाता था। समस्या ये थी कि न ही मैं गांव में रहता था, न ही वो मापदंड रहा। मैं और मेरा परिवार बंबई जैसे महानगर में रहता था। ये बात दूसरी है कि मेरे पास फार्म हाउस है, लेकिन मैं अब कृषक न होकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, और इंडस्ट्री में भी अपने ढंग का पायनियर हूं, जिसने इंजीनियरिंग को मशीन्ड और ग्राइंड प्लेट का एक नया कंसेप्ट दिया है। मेरी बेटी, जिसका जन्म और पालन पोषण बंबई जैसे महानगर में हुआ है, वो किसी गांव में कृषक परिवार में जाकर कैसे सुखी रह सकती थी। जब मैं शहर की तरफ दृष्टि डालता तो या तो कुलीन लोग नजर आते या संपन्न लोग। सिर्फ कुलीनता के सहारे भी मेरी बेटी का गुजर बसर नहीं हो सकता था। जो संपन्न थे
उनकी संपन्नता के स्रोतों पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए दिखाई पड़ते थे। वहां कुलीनता सिर्फ नाम मात्र की थी। जिस सच्चाई, जिस ईमानदारी और जिस मेहनत मशक्कत से मैंने धन अर्जित किया था, वैसा व्यक्ति नजर नहीं आता था। अब किसी भी प्रकार से आई संपन्नता के विषाक्त वातावरण में मेरी सात्विक बेटी का निर्वाह कैसे संभव था? ऐसे परिवार में बेटी का विवाह करके मेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक ही था और मैं अपनी घोर परिश्रम, सच्चाई और ईमानदारी से कमाई गई प्रतिष्ठा पर कोई आंच आने देना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो सच्चा हो, चरित्रवान हो, मेधावी हो और जीवन में कुछ कर दिखाने की इच्छा रखता हो और उसके लिए कठिन परिश्रम करता हुआ जी जान से जुटा हो। अगर सिविल सर्विसेज वाला कोई लड़का मेरी बेटी के लिए मिल जाए तो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बेटी के रिश्ते के लिए दौड़ते दौड़ते 4-5 वर्ष गुजर गए थे, पर कहीं भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसी बीच मेरी पत्नी एक दिन मुझसे कहने लगी कि उसने भी जीवन में एक सपना देखा था कि उसका भी कभी एक अपना घर होगा, पर वो सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया। पत्नी की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। इतने बड़े फ्लैट की स्वामिनी होकर भी वो कह रही थी कि उसका अपना भी कोई घर होता। मैंने जब उससे यही बात कही तो वो बोली, ये फ्लैट है, घर नहीं। घर घर होता है। घर में नीचे जमीन से लेकर ऊपर छत तक अपना अधिकार होता है। मेरी पत्नी की एक बात सच थी, उसने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा था। मुझे लगा जैसे भी हो पत्नी के जीवन का ये सपना पूरा करना चाहिए। इसी बीच गोरेगांव ईस्ट में गोकुल धाम और यशोधाम कॉम्प्लेक्सेस में भी ट्विन बंगलों की स्कीम निकली। उस समय वो जगह एकदम निर्जन जंगल जैसी दिखाई पड़ती थी। मैंने उसमें अपने बंगले के लिए जमीन खरीद डाली। यशोधाम में बंगला बनना प्रारंभ हो गया। इस तरह ट्विन बंगले के दोनों हिस्से मिलाकर हमारा एक बंगला बन गया। आज यशोधाम के लक्ष्मी नारायण बंगले में मां नारायणी नारायण के साथ निवास करती हैं और मैं कुमार बिहारी सपरिवार बंगले की रखवाली करता हुआ मां के चरणों में स्थान पाए हूं। लोग कहते हैं कि आज यशोधाम बंबई सबअर्ब की प्राइम लोकेशन है। उस प्राइम लोकेशन में 6000 स्क्वायर फीट का बंगला और उसके साथ 7000 स्क्वायर फीट का गार्डन सिर्फ मां नारायणी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। अभी भी मेरी सुनीता का रिश्ता कहीं पक्का नहीं हो पा रहा था। एक बार मैं इसी सिलसिले में बनारस गया हुआ था। वहां मुझे पता चला कि हमारी बंबई में ही पंडित राम बहाल तिवारी नाम के सज्जन हैं, जिनके बेटे श्री वीरेंद्र तिवारी भी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हैं। मैं तुरंत पंडित राम बहाल जी तिवारी से भेंट करने के लिए बंबई पहुंचा। तिवारी जी से भेंट हुई। मैंने अपनी सुनीता के लिए उनके बेटे वीरेंद्र तिवारी की जन्मपत्री मांगी। उन्होंने कृपापूर्वक प्रदान कर दी। लड़के के बारे में पता चला कि उसने यूडीसीटी से केमिकल इंजीनियरिंग की है और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमटेक करते करते बीच में ही आईएफएस का कंपटीशन पास कर लिया था। यही नहीं, उसने 1 साल की छुट्टी ली और आईएएस के कंपटीशन में बैठा। आईएएस के कंपटीशन में भी उसे सफलता मिल गई, परंतु एलाइड सर्विसेज में उसे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस मिली जो उसे पसंद नहीं थी। अतः उसने रिजाइन करके वापस अपनी महाराष्ट्र कैडर की आईएफएस वाली पोस्ट ज्वाइन कर ली थी। इन सारी बातों से पता चलता था कि लड़का विलक्षण प्रतिभा का धनी, घोर परिश्रमी और उद्यमशील है। पंडित जी को लड़की दिखाने के लिए मैंने उन्हें अपने बंगले पर बुलाया। पंडित जी पधारे। घर बाहर सहित मेरी सुनीता उन्हें पसंद आ गई। बड़ी बेटी सुनीता की शादी एक आईएफएस ऑफिसर के साथ तय हो जाने पर मेरे मन में उमंगों का सागर लहरा रहा था। वो शुभ दिन आ गया। मेरे लक्ष्मी नारायण के मुख्य द्वार पर दिग्गजों की भांति झूमते गजराजों के जोड़े आगंतुकों का स्वागत कर रहे थे। वातावरण में चारों ओर शहनाई की सुमधुर ध्वनि गूंज रही थी। लगता था रोशनी में नहाया लक्ष्मी नारायण किसी राजप्रसाद को भी लज्जित कर रहा था। उसकी नैनाभिराम सजावट चारों ओर अपनी छटा बिखेरने लगी।
रंग बिरंगे परिधानों में लिपटे आमंत्रित अतिथियों का तांता बंधा हुआ था। आज सुनीता एक आईएफएस ऑफिसर की पत्नी है, अपने पति और सास ससुर की आंखों का तारा है, अपने परिवार में आनंद मग्न है। उसे फलता फूलता देखकर मेरे हृदय को अपार सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। मां नारायणी ने मेरी ये विनती भी सुन ली। मां की कृपा का वर्णन करना संभव नहीं है। मेरे बड़े बेटे संजय की आयु भी अब विवाह योग्य हो चली थी, परंतु एक योग्य कन्या का चुनाव करके उसे बहू के रूप में घर लाना मेरे लिए कठिन समस्या थी। ये नहीं कि बहू के रूप में मैंने किसी अलौकिक देव कन्या की कल्पना कर रखी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बहू रूपवान, गुणवान, सुशिक्षित हो, अच्छे संस्कारों में पली, कुलीन परिवार की हो, धैर्य, दया, प्रेम उसमें कूट कूट कर भरे हो, अपनी मर्यादा का पालन करना जानती हो, उच्छृंखल न हो, विनम्र हो, बड़ों का आदर करने वाली और छोटों को स्नेह प्रदान करने वाली हो। बहू के द्वारा ही वंश परंपरा आगे बढ़ती है। घर परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य बहू ही करती है, वरना सारा परिवार बिखर सकता है। बहू का उदार होना आवश्यक है। पूरे परिवार की मान मर्यादा बहू के हाथों में ही रहती है। उसका व्यवहार कुशल होना भी आवश्यक है। गोरखपुर जिले में मलाव नाम का स्थान है। स्वाधीनता से पहले मलाव एक स्टेट थी। सरयू पारी ब्राह्मणों का प्रतिष्ठित पांडे परिवार उस स्टेट का स्वामी था। आज स्टेट समाप्त हो जाने के बाद भी आसपास के 4 जिलों में मलाव के पांडे खानदान की प्रतिष्ठा के डंके बजते हैं। लोग आज भी उस इलाके में मिसाल देते हैं, मलाव के पांडे हो क्या? मां नारायणी की इच्छा। उसी मलाव के पांडे परिवार के वर्तमान प्रमुख पंडित शरद पांडे मेरे पास बंबई पधारे। उनकी एक विवाह योग्य कन्या थी। उन्होंने अपने कन्या के लिए मेरे संजय का हाथ मांगा। इतने कुलीन खानदान से मेरे बेटे के विवाह का प्रस्ताव आना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय था, परंतु मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जैसा कि समाज में प्रचलन है कि संबंध अपने बराबर वालों से ही करना चाहिए। अपनी कन्या को सदैव अपने से समृद्ध घर में देना चाहिए और बहू को अपने से कम समृद्ध घर से लाना चाहिए। कुछ ही समय बाद मुझे उनके घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उमा बेटी मेरे लिए मिठाई लेकर आई। मुझे लगा मेरी कल्पना की बहू साक्षात मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। उसे देख न जाने क्यों मेरे मुंह से निकला, मेरे साथ बंबई चलोगी? उसने भी बड़ी सहजता से उत्तर दिया, हाँ चलूंगी। मुझे उसकी बाल सुलभ सहजता और सरलता भा गई। मैंने उसकी लाई मिठाई में से एक टुकड़ा उठाकर उसे खिलाया और जेब में जितने भी रुपए थे आशीर्वाद रूप में उसे सौंपते हुए शरद पांडे जी से कहा, आज से आपकी बेटी मेरी हुई। उचित अवसर पर मेरे संजय का शुभ विवाह संपन्न हो गया और उमा मेरे परिवार का अभिन्न अंग बनकर हमारे लक्ष्मी नारायण में आ गई। आज मेरे आनंद का पारावार नहीं है। मेरी उमा दूध में शक्कर की तरह घुलकर मेरे परिवार में अमृत के समान मिठास घोल रही है। वो मुझे अपनी सुनीता के घर से विदा हो जाने का अभाव कभी अनुभव नहीं होने देती। मुझे हमेशा यही अनुभव होता है कि सुनीता ही उमा के रूप में लौट आई है। अब मेरी छोटी बेटी नीता के विवाह की बारी थी कि उसका रिश्ता सहज ही तय हो गया। मेरे होने वाले दामाद चिरंजीव सुजीत कुमार पांडे आईपीएस हैं। वर के पिता श्री एन.के. पांडे रिटायर्ड आईएएस हैं। उनके भी पिता अंग्रेजों के जमाने में रजिस्ट्रार थे। लड़के के चाचा चीफ इंजीनियर इरिगेशन और दूसरे अमेरिका में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। एक डॉक्टर थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर। लड़के का बड़ा भाई भी अमेरिका में है। यही नहीं, परिवार के अन्य 20-25 सदस्य भी अमेरिका में निवास कर रहे हैं। नीता के भाग्य से यह रिश्ता सहज ही प्राप्त हो गया। मां नारायणी जब उसे स्वयं अपने कंधों पर धारण किए थीं, तो उसके भाग्य के बारे में संदेह का प्रश्न ही कहां उठता है। सुनीता और संजय के विवाह के बाद अभी मेरे ऊपर 3 विवाह और संपन्न करवाने का उत्तरदायित्व शेष था। मेरी नीता, छोटे बेटे सतीश और मेरे पिताश्री का विवाह।
पिताश्री का विवाह? सुनकर आश्चर्य होता है ना। मेरे पिताजी अब 96 वर्ष की आयु को प्राप्त हो चुके थे। अब कभी भी उनका स्वर्गवास हो सकता था। जब ऐसे किसी वयोवृद्ध व्यक्ति का स्वर्गवास होता है, तब परंपरा के अनुसार उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार और श्राद्ध आदि उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जैसे कोई विवाह समारोह हो। मिनी भी अब विवाह योग्य आयु को प्राप्त हो चुका था। छोटे बेटे सतीश को हम लोग घर में प्यार से मिनी कहकर पुकारते हैं। मां नारायणी ने नीता के साथ साथ सतीश को भी अपने कंधों पर धारण किए हुए मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे। उसके विवाह के लिए काशी निवासी पंडित पारसनाथ तिवारी, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मेरे पास पधारे। मेरी कल्पना में बहू का चित्र पहले ही बना था, जिसका परिचय संजय के विवाह के अवसर पर प्राप्त हो चुका था। मैं सतीश के लिए भी वैसी ही बहू चाहता था। हम लोग भले ही बंबई जैसे महानगर में रहते हों, लेकिन अभी भी हमारी जड़ें देवरिया और सिवान में ही जमी हुई हैं। संजय की बहू तो उसी क्षेत्र की है, अतः परिवार में सहज भाव से घुल मिल गई। परंतु दिल्ली जैसे शहर की लड़की क्या मेरे परिवार में सहज ही घुल मिल सकेगी? मेरे मन में यह संशय बार बार उठ रहा था। इसी दुविधा के अवसर पर नीता के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव एक बार फिर मेरे काम आया। मेरी नीता की होने वाली सास यानी मेरी समधन का इसी बीच कार्यवश दिल्ली जाना हुआ। उसी दौरान उनकी भेंट पंडित पारसनाथ जी और रागिनी से भी हुई। समधन ने कुछ दिन रागिनी और उसके परिवार के सानिध्य में व्यतीत किए। उसके बाद उन्होंने मुझे बंबई फोन किया और कहा, भाई साहब, शादी के लिए हाँ कर दीजिए। लड़की बहुत ही सुशील और सरल हृदय की है। मैंने एडवोकेट तिवारी जी की बेटी रागिनी को अपने घर की बहू बनाने का निर्णय कर लिया। इसी तरह मेरी नीता मेरे सतीश के विवाह के लिए भी परोक्ष रूप से पूरक सिद्ध हुई। अब आगे सुनिए अगली कड़ी में।